Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. How are you? Hopefully everyone is in good health. अभी तक हम अपने HRM के कोर्स में जो HR के बेसिक फंक्शंस हैं उनमें रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन पढ़ चुके हैं। आज इसी में हमारा थर्ड लेक्चर है सोशलाइजेशन। ये सिलेक्शन के बाद और ट्रेनिंग से पहले, इसे कुछ लोग इसे सिलेक्शन का पार्ट कहते हैं, कुछ लोग इसे ट्रेनिंग का पार्ट कहते हैं। इसलिए ये सिलेक्शन के फ़ौरन बाद और ट्रेनिंग से पहले, क्योंकि ट्रेनिंग जब आप जॉब पे आ जाते हैं तो फिर होती है ये आपका जॉब स्टार्ट करने के साथ ही जो सोशलाइजेशन, जो पहले दिन या पहले 2-4 दिन का जो होता है प्रोसेस, वो सोशलाइजेशन है। ये वेरी करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। कुछ ऑर्गेनाइजेशन सोशलाइजेशन प्रोसेस 1-2 दिन का करते हैं, कुछ 1 वीक का, कुछ इवन मंथ का भी कर लेते हैं। तो ये एक जस्ट आफ्टर योर सिलेक्शन, जब आप ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेते हैं तो सोशलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। So in today's lecture we will discuss about the purpose and importance of socialization. इसका क्या है जी, पर्पस क्या है? इम्प्रूव एबिलिटी। सोशलाइजेशन का पर्पस क्या है कि ये जो भी नया एम्प्लॉय हायर किया गया है ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करना है। क्योंकि एबिलिटीज़ तो है, तो आपने उसे हायर किया, उसे सिलेक्ट किया। अब उस ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके पास नॉलेज है, कुछ स्किल्स हैं, लेकिन उन्हें इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में कैसे यूटिलाइज करना है, तो ये सोशलाइजेशन प्रोसेस में से बताया जाता है कि आपने ये काम किस तरीके से करना है। ये और डिपार्टमेंट है, यहाँ पे ये काम ऐसे होता है। यानी कि हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऑपरेशन जो है वो डिफर करते हैं अदर ऑर्गेनाइजेशन से। तो अगर एम्प्लॉय को स्टार्ट में ही उस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर से, उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन से उनसे फेमिलियराइज कर दिया जाए, तो उस एम्प्लॉय की एबिलिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है और वो बेहतर तरीके से काम कर सकता है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा अच्छा एसेट साबित होता है। इसके बाद है लर्न कंपनी वैल्यूज एंड सिस्टम। वही के जो भी जिस ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें हायर किया है, इस सोशलाइजेशन प्रोसेस में उन्हें उस ऑर्गेनाइजेशन की, कंपनीज की वैल्यूज और सिस्टम के बारे में आगाह किया जाता है कि कंपनी की वैल्यूज क्या हैं, यहाँ पे कैसे काम होता है, क्या इसका कल्चर है, यहाँ पे क्या सिस्टम चलता है, किस टाइम आना है, किस टाइम जाना है, ब्रेक कब होगी, आपकी ऑफिस टाइमिंग क्या है, कितनी अगर लेट हो जाए तो आपकी शॉर्ट लीव होगी, हाफ लीव होगी, कितने देर आना आपको अलाउ है, छुट्टियां कितनी आप कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम कैसे चलता है, आपकी अटेंडेंस कैसे होगी, अटेंडेंस रजिस्टर होगा या आपकी बायोमेट्रिक है या कार्ड सिस्टम है या कोई और मैकेनिज्म है। तो ये तमाम कंपनी वैल्यूज और सिस्टम जो है वो सोशलाइजेशन प्रोसेस में न्यू हायर एम्प्लॉय जो है उसे इन्फॉर्म किया जाता है कि यहाँ पे आपने काम कैसे करना है, अपने को वर्कर के साथ आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए, अगर कहीं पे कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा तो वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें सोशलाइजेशन प्रोसेस में बताई जाती हैं। इसी तरह इस प्रोसेस का जो एक मकसद ये है कि इंक्रीज कमिटमेंट टू द सक्सेस, कि जब उन न्यू एम्प्लॉइज़ को ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू सिस्टम के बारे में बताया जाता है, तो उससे जो नया एम्प्लॉय है उसकी कमिटमेंट वो बढ़ जाती है कि मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए अपना बेहतरीन रोल अदा करना है। क्योंकि जब उसे बताया भी आप में ये एबिलिटीज़ है, इन वजह से हायर किया गया और इन एबिलिटीज़ को इस तरह आपने यूटिलाइज करना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो और ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाए, उसका एक नाम बने। तो जब ये और एम्प्लॉय को उसकी इम्पोर्टेंस बताई जाती है तो वो उसके कमिटमेंट लेवल बढ़ जाता है और वो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। इसी तरह विलिंगनेस टू वर्क विद कमिटमेंट, के जब वो ये काम करता है तो फिर उसकी विलिंगनेस जो है वो बढ़ जाती है कि उसने उस ऑर्गेनाइजेशन की बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए, उसकी सक्सेस के लिए उसने ज़्यादा कमिटमेंट के साथ काम करना है और वो ऑर्गेनाइजेशन को तरक्की की मनाजिल तय करवाना चाहते हैं। यही सोशलाइजेशन का प्रोसेस है कि उनमें कमिटमेंट लेवल और विलिंगनेस जो है वो इंक्रीज कर दी जाए, जो कि उनकी एबिलिटीज़ है उन्हें इस तरीके से बताया जाए कि अब आप ही ने ये ऑर्गेनाइजेशन लेके चलनी है, आप ही की वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोग्रेस करेगी। जब ये चीज़ इनकलकेट कर दी जाए न्यू हायर्ड एम्प्लॉयज़ में, तो उसकी विलिंगनेस
बढ़ जाती है, कमिटमेंट लेवल बढ़ जाता है और वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा अच्छा असर साबित होता है। फील कंफर्टेबल एट न्यू इन्वायरमेंट, और सोशलाइजेशन का एक और बुनियादी मकसद ये है कि उन्हें फेमिलियराइज कर दिया जाए ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट के साथ, ताकि वो कंफर्टेबल हो। एक न्यू एम्प्लॉय आता है, उसके पास नॉलेज है, स्किल्स हैं, लेकिन न्यू इन्वायरमेंट में वो अभी कंफर्टेबल नहीं है, वो एडजस्ट नहीं है, उसे नहीं पता कि यहाँ का कल्चर क्या है, यहाँ का सिस्टम क्या है। तो इस सोशलाइजेशन प्रोसेस में उन्हें ये सारी चीज़ें बता दी जाती है, जिससे उनका कंफर्ट लेवल जो है वो बढ़ जाता है, वो ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे तरीके से काम करते हैं और वहाँ पे उस इन्वायरमेंट में वो एडजस्ट हो जाते हैं। और जब वो एक इन्वायरमेंट में कंफर्ट लेवल पे आ जाए, कंफर्टेबल फील करें, तो फिर उनकी कमिटमेंट, उनका प्रोग्रेस, उनकी विलिंगनेस ज़्यादा बढ़ जाती है और उससे उनके काम का मेयार बेहतर होता है, प्रोडक्शन बेहतर होती है, प्रोडक्टिविटी काम की ज़्यादा होती है। तो ये सोशलाइजेशन का बेसिक मकसद है कि एम्प्लॉय जो है, न्यू एम्प्लॉय जो है, वो अपने इन्वायरमेंट के साथ, ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट के साथ कंफर्ट लेवल पे आ जाए। टू नो ईच अदर इन द कंपनी, इसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोशलाइजेशन ये है कि जो उस ऑर्गेनाइजेशन में अदर वर्कर्स हैं उनके साथ उनकी नो हाउ हो, उन्हें पता हो कि कौन बंदा क्या काम कर रहा है, कौन कहाँ पे काम कर रहा है। उससे एक तारुफ हो जाता है, एक इंट्रोडक्शन हो जाता है कंपनी के न्यू एम्प्लॉय का, कंपनी के अदर जो ऑलरेडी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके साथ। उससे ये होता है कि उन्हें पता चल जाता है कौन सा बंदा, कौन सा ऑफिसर, कौन सा एम्प्लॉय जो है वो किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। अगर मुझे मार्केटिंग में काम कोई काम है तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कौन कौन लोग हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में कौन कौन है, एचआर में काम है तो एचआर में कौन कौन लोग हैं, प्रोडक्शन में है तो वहाँ पे कौन कौन लोग हैं। इससे एक इंट्रोडक्शन हो जाता है और उससे वो एक दूसरे से को जानना शुरू कर देते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन लोग काम कर रहे हैं। ये था, अभी तक हमने पढ़े हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की जो सोशलाइजेशन है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। नाउ वी कम टू द सोशलाइजेशन प्रोसेस स्टेप, के सोशलाइजेशन के स्टेप्स क्या क्या हैं, कि सोशलाइजेशन कैसे होती है। एक न्यू बंदा जब ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है तो किन किन स्टेप पे उसकी सोशलाइजेशन होगी। उसमें तीन चीजें आ जाती हैं, एक है प्री अराइवल, सेकंड है एनकाउंटर, थर्ड है मेटाफोर्सिस। मेटामॉर्फोसिस प्री अराइवल ये है कि उस ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने से पहले ही उसे उसकी सोशलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जिसमें उसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वो वेबसाइट से देख लेता है, उसे जो डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं, जब उसे एम्प्लॉयमेंट लेटर दिया जाता है तो उसमें भी काफ़ी डिटेल हो जाती है। तो ये प्री अराइवल सोशलाइजेशन है कि आप जो उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर दें, जॉब ऑफर लेटर देते हैं, उसमें भी ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ तारुफ इंट्रोडक्शन उसमें हो, ताकि उनका सोशलाइजेशन प्रोसेस उन्हें ऑर्गेनाइजेशन पे हो। सेकंड है एनकाउंटर, के जब वो पहले दिन उधर आता है तो उसका फिर एनकाउंटर कैसे होता है, किसके साथ मिलता है, वो कैसे होगा। प्री अराइवल ऑर्गेनाइजेशन आने से पहले, सेकंड एनकाउंटर के जब उसका उन लोगों के साथ जब वो आके रिपोर्ट करता है तो अपने डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, उनके साथ जो उसका पहला तारुफ होता है, उनसे जो मिलता है वो इनकाउंटर। और मेटामॉर्फोसिस ये है कि जब वो उधर आ जाता है, उसके सोशलाइजेशन प्रोसेस है, तो उसमें फिर क्या तब्दीली आती है वो, और उस तब्दीली का क्या इम्पैक्ट होता है। तो प्री अराइवल, एनकाउंटर एंड मेटामॉर्फोसिस, यानी कि आफ्टर सोशलाइजेशन। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्री अराइवल। प्री अराइवल में क्या है, बिफोर स्टार्टिंग द जॉब, कि प्री अराइवल जो प्रोसेस है ये जॉब स्टार्ट करने से पहले का है। एंटर विद वैल्यूज, एटीट्यूड एंड एक्सपेक्टेशन। जब भी न्यू एम्प्लॉय हायर किया जाता है, जिस दिन वो ज्वाइनिंग देने के लिए आता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन में अपनी कुछ वैल्यूज, कुछ एटीट्यूड और बहुत सारी एक्सपेक्टेशन के साथ आता है। उसकी अपनी वैल्यूज होती है, एक अपना एटीट्यूड है, हर एक बंदे का एटीट्यूड लेवल डिफरेंट है, कोई किसी के से कोई किसी। और जब भी न्यू एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत सारी होती हैं कि मुझे क्या सैलरी मिलेगी, अच्छी सैलरी, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, अच्छा ऑफिस मिलेगा, वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा होगा, इस तरह के और भी प्रमोशन के चांसेस क्या हैं, सैलरी इंक्रीज के चांसेस क्या हैं, एंड देयर आर मैनी मोर। सो दीज आर द एक्सपेक्टेशन जो वो न्यू एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में जब वो आना होता है, उन्हें ज्वाइनिंग देनी होती है, उससे पहले वो
ये सारी एक्सपेक्टेशन अपने जहन में लेके आता है कि यहाँ पे मुझे ये कुछ मिलेगा। अपनी एक सोच होती है, एक्सपेक्टेशन होती है। इसके अलावा स्कूल और ट्रेनिंग्स, जो उसने स्कूलिंग हासिल की है वहाँ पे जो कुछ उसने पढ़ा है उस अपनी जॉब के हवाले से, या जो उसकी स्पेशलाइजेशन है वो चीज़ें उसके जहन में होती हैं कि अच्छा ये काम होगा। अगर एचआर या मार्केटिंग एचआर का बंदा है, वो एचआर की जॉब पे आया है, तो एचआर की बुक्स में जो कुछ पढ़ा हुआ है कि एचआर के ये फंक्शन है, ये कुछ होता है, ये कुछ होता है, ये सारा कुछ उसके अभी वो प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है। अभी वो बुकिश लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है, अभी वो पढ़ के आया है। तो जो उसने पढ़ा है वो चीज़ें उसके ज़हन में होंगी कैसे। इसके अलावा अगर उसने कोई ट्रेनिंग अटेंड की हुई है, वहाँ पे ट्रेनर ने उन्हें कुछ बताया, तो वो चीज़ें होगी उसके ज़हन में कि इस ऑर्गेनाइजेशन में ये होगा, ऐसे होगा, ऑफिस ऐसे होगा, काम ये इस तरीके से करना है, यहाँ पे ये काम कराओगे, ऐसे फाइलिंग होगी। ये सारा एक माइंडसेट बना होता है जो कि ऐसे ऐसे काम करना है। ये सारे स्कूल्स और ट्रेनिंग्स जो उन्होंने कोई ट्रेनिंग की हैं, उनकी बेस पे जो एक माइंडसेट बना हुआ है, जो एक्सपेक्टेशन बनी हुई है, वो चीज़ें लेके वो बंदा न्यू एम्प्लॉय जो है वो ज्वाइनिंग देने के लिए जब ऑर्गेनाइजेशन में आता है, तो ये सारी चीज़ें उसके होती हैं। इंटरव्यू प्रिपेयर फॉर ऑर्गेनाइजेशन फिट, जब वो इंटरव्यू में आता है तो उसी वक्त वो इंटरव्यू में भी जो इंटरव्यूअर होता है वो कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता देता है, और वो जज कर लेता है कि ये बंदा ऑर्गेनाइजेशन में फिट रहेगा, यहाँ पे अच्छा काम करेगा। तो इंटरव्यू भी कुछ हद तक उसे प्रिपेयर कर चुका होता है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, यहाँ पे क्या कुछ होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ये प्री अराइवल हैं, कि यानी आपने ज्वाइनिंग देने से पहले जो आपके माइंड में जो चीज़ें चल रही हैं, जो आपने अभी तक जो आपने ट्रेनिंग और एजुकेशन ली है, उसकी बेस पे जो आपका एक माइंडसेट बना हुआ है, दीज आर ऑल द प्री अराइवल सोशलाइजेशन। दिस इज आल्सो सोशलाइजेशन, क्योंकि आपने एक माइंडसेट बना लिया कैसे काम होगा, ये होगा, वो होगा। मे बी कि जब आप उधर आए वो उससे काफ़ी हद तक चेंज और टोटली भी डिफरेंट हो सकता है, लेकिन एक आपके पहले माइंड में है, दिस इज अ सोशलाइजेशन। देन एनकाउंटर, कि जब आप अपनी आके ज्वाइनिंग देते हैं, इसमें क्या होता है, अपॉन एंट्री इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, जब आप ऑर्गेनाइजेशन में एंटर हो जाते हैं, अपने डिपार्टमेंट में या एचआर डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करते हैं कि ये मेरा ऑफर लेटर है, मैंने अपने मेडिकल टेस्ट वगैरह करवा लिए, नो आई एम हेयर टू ज्वाइन माई फॉर्मली ज्वाइन माई ऑर्गेनाइजेशन, माई पोस्ट, माई ड्यूटीज़। तो जब आप आते हैं तो जो पहला आपका एनकाउंटर होता है, जो पहले एक बंदे से मिलता है, वहाँ से आपका सोशलाइजेशन प्रोसेस है। आप जिस डिपार्टमेंट में आए हैं, अगर वो आपको बड़ा वार्म वेलकम करता है तो आप खुश होंगे। अगर वहाँ पे आपको वार्म वेलकम नहीं किया जाता, आपकी बात सही तरह नहीं सुनी जाती, तो आपका पहला ही इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक अच्छा नहीं बनता। तो सोशलाइजेशन प्रोसेस आपका उसी वक्त स्टार्ट, बल्कि आप जब एंटर होते हैं, आपको जो वहाँ पे गेट कीपर खड़े हैं वो कैसे गाइड करते हैं, तो ये सारी चीज़ें। तो अगर आपको अच्छे तरीके से गाइड के, सर वो डिपार्टमेंट है, वो एचआर डिपार्टमेंट, आपने वहाँ पे रिपोर्ट करनी है, एक बंदा आपके साथ आ रहा है, आपको बता रहा है, वेलकम कर रहा है, आपका ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो पहला तासर है वो बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर गार्ड गेट पे आपको रोक दिया जाए, क्यों जाना है, कहाँ जाना है, अपना आईडी कार्ड दें, ये करें, वो फॉर्मेलिटी, और एक बड़े पोलाइटली तरीके से भी हो सकता है, एक पोलाइटली तरीके से नहीं, आपको 15 मिनट खड़े रखा है, उधर से पूछ रहे हैं ये बंदा नया आया जी, इसे भेजें ना भेजें। तो ऑर्गेनाइजेशन का पहला इंट्रोडक्शन जो है सोशलाइज, दैट इज द पार्ट ऑफ सोशलाइजेशन, वो इतना अच्छा और इम्पैक्टफुल नहीं होता। शॉक एट पॉसिबल डाइकोटमी, डाइकोटमी क्या होता है कि जो आपने सोच के आए हैं उसके उलट हो। आप ये सोचते हैं जी कि मैं जब ऑर्गेनाइजेशन में आऊँगा, आप एक अच्छी पोजीशन पे आए हैं, गेट पे ही मेरा बड़ा शानदार इस्तकबाल होगा, गार्ड मुझे सलूट करेगा, वो कहेगा सर आए, मैडम आए, आपको ये। लेकिन आप गेट पे जाते हैं, हाँ जी किधर आए, ऑफर लेटर है, ठीक है रुके हम पता करते हैं, आईडी कार्ड दें, उधर 15 मिनट आपको खड़े रखा। तो दैट इज़ अ डायकॉटमी, के आप एक्सपेक्टेशंस क्या थी और रियलिटी क्या है। एक्सपेक्टेशन आपकी थी कि मुझे बड़ा वार्म वेलकम होगा, रियलिटी ये है कि किसी ने पूछा नहीं। आप आगे ज्वाइनिंग देने आए हैं, आपको यही था कि जाते जो है एचआर मैनेजर या जिस डिपार्टमेंट में, अदर डिपार्टमेंट में आपने जाना है, तो वो आपको वेलकम करेगा, आपको चाय शाय पिलाएगा, ये करेगा। आप वहाँ जाके कहते हैं जी कि मैं ज्वाइनिंग देने आया हूँ, वहाँ पीए को बताते हो, वो कहता है ठीक है जी, अपना नाम लिख के दे दे। वो अंदर से आपको अंदर जी हमारे जनरल मैनेजर साहब मीटिंग में है, आप 2 घंटे बैठे रहते हैं ज्वाइनिंग देने के लिए। दैट इज एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी, एंड दैट इज हैपनिंग, ये ऐसा होता है। सो दैट इज अ शॉक एट पॉसिबल डाइकोटमी, डाइकोटमी कि जो आपने सोचा उसके उलट हुआ, वैसा हुआ नहीं।
एक्सपेक्टेशन और रियलिटी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। आपने एक्सपेक्ट तो बड़ा कुछ किया लेकिन रियलिटी उसके टोटल डिफरेंट है। आपको ये था कि मेरा बड़ा अच्छा ऑफिस होगा, बेहतरीन एक पीएम होगा, चेयर होगी, टेबल होगा, ये होगा। आप जाके ज्वाइनिंग देते हैं, वो कहते हैं जी ऑफिस क्या है, वो जी ऑफिस कोई नहीं, बाहर ये जो 4 लोग बैठे हुए हैं, क्लरिकल स्टाफ बैठा हुआ है, उनके सामने एक वो चेयर है, वहाँ पे बैठ जाए, फिर देखते हैं आपको कौन सी ड्यूटी देनी है, कहाँ पे आपको बैठाना है। आप 15 दिन वैसे ही कभी कहीं बैठ रहे हैं, कभी कहीं बैठ रहे हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी एंड दैट इज हैपनिंग। ठीक है। इसके बाद अफर्मेशन, यानी कि आपने जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ है, वो अफर्म हो गया कि वैसा ही होता है। दैट इज आल्सो अ सोशलाइजेशन प्रोसेस। और डिटैचमेंट, यानी कि जो आपका पहले आपका माइंडसेट था उससे थोड़ा सा डिफरेंट, कि उससे आप डिटैच हो गए हैं। अटैचमेंट और डिटैचमेंट, दिस इज अपोजिट ऑफ अटैचमेंट। कि अटैच हो गए इससे जो आपका पिछली ऑर्गेनाइजेशन या पिछला कंसेप्ट बना हुआ है उससे आपको डिटैच किया जाता है और उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको बताया जाता है, और बल्कि आप अंडरस्टैंड करना खुद ही शुरू कर देते हैं। तो ये होता है अपॉन अराइवल। उसमें जब आप ऑर्गेनाइजेशन में एंटर होते हैं और उसके साथ फिर एक्सपेक्टेशन क्या है, रियल और एक्सपेक्टेशन क्या थी, रियलिटी क्या है, फिर आप उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपकी बाउंडिंग बनना शुरू होती है, उसकी चीज़ें आप लेना शुरू करते हैं, और जो ऑलरेडी आपके माइंड में थे उससे फिर आप दूर हटना शुरू करते हैं, उससे छोड़ना शुरू करते हैं। दिस इज अ सोशलाइजेशन प्रोसेस ऑन योर एंट्री। इसके बाद आ जाता है मेटामॉर्फोसिस। ये होता है कि जब आप कुछ चीज़ें सीख लेते हैं तो फिर उसके बाद का क्या प्रोसेस है। इसमें क्या होता है जी, प्रॉब्लम वर्कआउट, के अपने जो काम के प्रॉब्लम है फिर वो निकालना शुरू करते हैं। आपको आपके जहन में था कि बेहतरीन ऑफिस मिलेगा, ये वो नहीं मिलता। अभी आप प्रॉब्लम क्या है, आपको बैठने के लिए कोई जगह नहीं है, फिर उसका वे आउट निकालना शुरू करते हैं। आपने काम करना है, जनरल मैनेजर के पास जाते हैं, जो बॉस है, जो इमीडिएट सुपरवाइजर है, उसके साथ सर ये काम है, ये मैंने कर लिया, अब बताएं सर ऑफिस में बैठने के लिए कोई जगह नहीं है, मैं बैठूं किधर, चेयर टेबल। यानी कि एक पोलाइटली तरीके से आपको जो आप सोचते हैं वैसा ही जाते नहीं एटमोसफियर मिलेगा। तो उसका ये नहीं है कि आप लड़ना शुरू कर दें या आप डिसहार्ट हो जाएं और जॉब छोड़ दें। आहिस्ता आहिस्ता एक तरीके से उन प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करना है, पोलाइटली और अच्छे तरीके से काम करना है, और उन्हें कहना है कि ये चीज़ें हमें रिक्वायर हैं। कंफर्टेबल विद एनवायरनमेंट, उसमें ये है कि आपने अपने एनवायरनमेंट के साथ कंफर्ट लेवल अपना इंक्रीज करना है। अगर से जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी रियलिटी वैसी नहीं है, लेकिन इसका हल यही है कि आप आहिस्ता आहिस्ता एनवायरनमेंट के साथ यूज टू हो जाएं, अपने आप को उसके साथ कंफर्टेबल कर लें ताकि आपके लिए प्रॉब्लम हो। क्योंकि अब आपने जहाँ जॉब करनी है यही इन्वायरमेंट है, इसी के मुताबिक आपने करना है। एनवायरनमेंट ने आपके मुताबिक चेंज नहीं होना। यू हैव टू चेंज योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो कभी भी जो आपकी एक्सपेक्टेशन है अगर वो पूरी नहीं होती, और 90%, बल्कि मैं तो कहता हूँ 99%, लेकिन चले 90% कह लेते हैं कि वैसा नहीं होता, 10% चांसेस हैं कि कुछ चीज़ें हो जाएं, तो उससे डिसहार्ड नहीं होना। उससे दिस इज आल्सो माय एडवाइस, बिकॉज अब आप लोगों ने कुछ अर्से बाद प्रोफेशनल लाइफ में जाना है, तो ट्राई करें कि ऑर्गेनाइजेशन के जो एनवायरनमेंट है उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करें, उसके मुताबिक अपने आप को कंफर्टेबल करें, अपना कंफर्ट लेवल ऑर्गेनाइजेशन के जो एनवायरनमेंट है उसके मुताबिक लेके। अगर आप अपने उन्हीं सोचों में रहेंगे जो आपने सोचा है, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी, आप उस ऑर्गेनाइजेशन में सही तरह से एडजस्ट नहीं हो सकेंगे। फिर आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी जब आप कंफर्ट ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट के साथ कंफर्ट लेवल पे आ जाएंगे, उसको अडॉप्ट कर लेंगे, उसके मुताबिक अपने आप को चेंज कर लेंगे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपके काम की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आप एक अच्छा काम करेंगे जिससे ऑर्गेनाइजेशन, आपके सुपरवाइजर्स, आपके मैनेजर वो आपके काम से खुश होंगे, और उससे आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा, उसमें प्रमोशन और देयर आर अदर मैनी बेनिफिट्स। तो जब आप अपने आप को कंफर्ट लेवल पे ले आएंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उसमें आप जो भी आपको काम दिया जाएगा आप अच्छे तरीके से वो काम करेंगे, और इससे आपका कमिटमेंट लेवल भी बढ़ जाएगा। जब आप ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे आ जाएंगे
उसके एनवायरनमेंट के मुताबिक अपने आप को चेंज कर लेंगे तो आपका कमिटमेंट लेवल बढ़ जाएगा। आपको पता होगा कि भाई ये काम मैंने ऐसे ही करना है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ फिर आप काम करेंगे। लेकिन अगर आप यही सोचते रहे मुझे तो ऐसा ऑफिस चाहिए था, मुझे तो ये चाहिए था, मुझे ये चाहिए था, और वैसा चीज़ नहीं मिलता, तो आपकी कमिटमेंट लेवल कभी भी उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्टैब्लिश नहीं हो सकेगी। आप हमेशा उससे थोड़ा सा खिंचे खिंचे रहेंगे। इसलिए अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट के मुताबिक फौरी तौर पे चेंज करें और उसको अडॉप्ट करें, उसके मुताबिक अपने आप को ढाल लें, जिससे आपको एक प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपका कमिटमेंट लेवल बढ़ेगा और आपको लर्निंग के मौके ज़्यादा हासिल होंगे और इससे टर्नओवर भी कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपने जो एक्सपेक्टेशन थी उसी के मुताबिक रहेंगे तो फिर आप उस ऑर्गेनाइजेशन को लीव करने का सोचेंगे। आप कहेंगे कि मैं इसे छोड़ दूँ किसी ऑर्गेनाइजेशन, तो उससे टर्नओवर रेशो बढ़ जाएगी। टर्नओवर है कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देनी है, ठीक है। तो अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट के मुताबिक चेंज करना, दिस इज द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। मैनी पीपल सोशलाइज न्यू हायर्स, तो जो नए लोग हायर किए जाते हैं उनका सोशलाइजेशन प्रोसेस कैसे होता है और कौन कौन करता है। तो इसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं, उसमें सबसे पहले तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का पहला रोल जो आपका सोशलाइजेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट करता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। वो कैसे करता है, उसमें सबसे पहले तो आपकी ओरिएंटेशन होती है। ओरिएंटेशन में क्या है, आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दिया जाता है, आपकी जॉब का, आप ऑर्गेनाइजेशन का जॉब क्या है, आपने आप किस लेवल पे हायर किए गए हैं, आपका डेजिग्नेशन है, वो आपको एक डॉक्यूमेंट भी दिया जाता है। और इसके अलावा आपको ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट आपका सोशलाइजेशन ओरिएंटेशन प्रोग्राम आपका रहता है, जिसमें एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज हैं, वैल्यूज हैं, उनके बारे में दिया जाता है। और इसके अलावा स्केड्यूल आपको दे दिया जाता है कि आपने जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है या आपकी जो ऑन जॉब ट्रेनिंग है या सोशलाइजेशन प्रोसेस है, ये कितने अर्सा चलेगा, आपने किसी डिपार्टमेंट में जाना है, कैसे, तो कितने दिन रहेगा, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है। तो ये काम किसका है, ये ऑर्गेनाइजेशन का है। तो सोशलाइजेशन प्रोसेस का पहला ओरिएंटेशन और स्केड्यूल जो है ये आपको एचआर डिपार्टमेंट प्रोवाइड करेगा। उसके बाद सोशलाइजेशन प्रोसेस का जो सेकंड इम्पोर्टेंट पर्सन है दैट इज योर सुपरवाइजर। जब आपका ओरिएंटेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होती है देन यू हैव टू रिपोर्ट योर सुपरवाइजर। न्यू हायरी जो है वो रिपोर्ट करता है जो इमीडिएट सुपरवाइजर, जहाँ पे उसने जिस ऑफिस में काम करना है, जिसके अंडर काम करना है। तो सोशलाइजेशन प्रोसेस सेकंड अपने सुपरवाइजर के साथ होता है, उसे आप रिपोर्ट करते हैं, वो आपको वेलकम करता है, वो आपको आपके काम बताता है कि आपने क्या क्या काम करने हैं, ये आपकी ड्यूटीज हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये आपके पास, ये आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये आपका ऑफिस है। तो ये सारे, ये इस ऑफिस में ये लोग काम कर रहे हैं, इनके के साथ आपको काम पड़ेगा, इनके साथ आपका सारा, तो ये सारा सोशलाइजेशन प्रोसेस जो है वो सुपरवाइजर के साथ आपका स्टार्ट होगा। उसके बाद सोशलाइजेशन प्रोसेस जो है वो आपका, फिर जब सुपरवाइजर आपको बता देगा कि ये आपका डिपार्टमेंट है, ये आपका ऑफिस है, यहाँ पे आपने बैठना है और ये आपके कुलीग्स हैं, तो उन कुलीग्स के साथ सॉरी, उन कुलीग से जो आपका इंटरेक्शन लेवल है दैट इज आल्सो सोशलाइजेशन। उसमें कुछ लोग आपको बड़ा वार्म वेलकम करेंगे, कुछ का एटीट्यूड थोड़ा सा चेंज होगा, कुछ खुलते मिलते नहीं है, वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेंगे। तो वो आपका सोशलाइजेशन कुछ आपको बताएंगे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कुछ से आप पूछेंगे, वो जितना पूछेंगे उतना बताएंगे, कुछ बिल्कुल नहीं बताएंगे। तो दैट इज योर कोलीग। तो ये सोशलाइजेशन प्रोसेस, उसमें आपको काम में कोई प्रॉब्लम हो रही है, एक सीनियर साथ बैठा हुआ है, उससे पूछ लेते हैं, वो आपको हेल्प कर देता है। उधर ही आपका कोलीग आपको बताएगा ऐसे ऐसे काम होता है, आपने ऐसे काम करना है, ये चीज़ें हैं, ये वहाँ से मिलेगा, ये वो आपको हेल्प करेगा, वो डिपार्टमेंट में आपने जाना है जहाँ से। तो ये सोशलाइजेशन प्रोसेस जो है उसमें जो आपके पीर्स हैं, जो कोलीग्स हैं, उनका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है उससे आप बहुत कुछ सीखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो आप उधर ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करेंगे वहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है वो आपका एटीट्यूड चेंज कर देगा। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है कि आप लोगों ने टाइम पे 8 बजे आपकी ड्यूटी है, सब लोग 8 बजे आ रहे हैं, दैट इज द कल्चर के हर बंदा जो है वो टाइम को फॉलो कर रहा है जो एग्जैक्ट टाइम है। तो देन डेफिनेटली
यू विल आल्सो फॉलो दैट कल्चर, और आप अपने टाइम पे आएंगे। वहाँ पे सफाई का इंतजाम है, क्या आपने कोई कागज़ वेस्ट नहीं करना, तो आप भी उस कल्चर को फॉलो करेंगे। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो अपने ऑफिस के लाइट पंखा वगैरह बंद करके जाना है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, देन यू हैव एंड यू विल फॉलो। आपको कोई बताएगा नहीं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर देख के, ऑब्जर्व करके ही आपको पता चलेगा ऑर्गेनाइजेशन में ये काम चल रहा है, तो आप भी उसे फॉलो करना शुरू कर देंगे। इतने बजे ब्रेक है तो उस टाइम ब्रेक टाइम उठ के सब लोग कैंटीन पे जा रहे हैं, तो आप भी उन्हें फॉलो करना शुरू कर देंगे और उधर जाएंगे। तो ये कुछ बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो कोई बताता नहीं है सोशलाइजेशन में, वो आप खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर आपको बता रहा है कि ये कल्चर है। यहाँ पे लोग 8 बजे आते हैं, 4-5 बजे उन्हें छुट्टी होती है, 1 बजे उनकी ब्रेक होती है, वो खाना खाने के लिए जाते हैं, नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें आप खुद ही ऑब्जर्व करके ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर से आपका सोशलाइजेशन प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ, जो सीईओ यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनसे आपकी मुलाकात होती है, वो बताते हैं ऑर्गेनाइजेशन, वो आपकी 1 टू 1 भी हो सकती है, या वो डिपार्टमेंट लेवल पे आपकी मीटिंग कॉल कर सकते हैं तमाम एम्प्लॉयज़ को किसी टाइम बुला के। तो वहाँ पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़, ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड्स और ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेशन वो बताई जाती हैं। तो उससे भी आपको पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन मुझसे क्या चाहती है, ऑर्गेनाइजेशन हमारे डिपार्टमेंट से और इंडिविजुअली मुझसे उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या रिक्वायरमेंट है। तो उससे भी आप अपने आप को चेंज करते हैं, और वो आपकी सोशलाइजेशन प्रोसेस चल रहा होता है। अभी तक हमने पढ़ा कि ऑर्गेनाइजेशन सोशलाइजेशन का पर्पस क्या था और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अभी हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेशन प्रोग्राम में क्या क्या टॉपिक कवर किए जाते हैं, कि जो एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट आपके सोशलाइजेशन के ओरिएंटेशन प्रोग्राम डिज़ाइन करता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं तक जिनसे एक एम्प्लॉय को स्टार्ट में इंट्रोड्यूस करवाना ज़रूरी होता है। उसमें सबसे पहला है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किसका? ऑर्गेनाइजेशन का। उसमें ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन दिया जाए, ऑर्गेनाइजेशन है क्या, ये कैसे काम करती है, ये कब इस्टेब्लिश हुई, इसमें कौन कौन लोग हैं, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन का कंप्लीट इंट्रोडक्शन उस न्यू एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद सुपरवाइजर का इंट्रोडक्शन, यानी कि आपको पहले ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का बताया जाता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी प्रोडक्शन ये है, हम ये काम करते हैं, हम गवर्नमेंट की तरफ से हमें ये लाइसेंस है, हम इतना टैक्स पे करते हैं ऑर्गेनाइजेशन का। उसके बाद जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि आपने इस डिपार्टमेंट में काम करना है, यहाँ पे ये सुपरवाइज़र हैं, उनके अंडर आपने काम करना है। फिर उसके बाद आपको ट्रेनर्स के, आपकी जो ट्रेनिंग होगी तो कौन कौन लोग आपको ट्रेन करेंगे, कितनी ट्रेनिंग होगी, कितने दिन की होगी, कहाँ पे होगी, किन किन टॉपिक पे होगी, हु विल बी योर ट्रेनर्स, ये सारा आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आपको बताया जाता है। कोवर्कर्स, क्या आपके कोवर्कर्स कौन कौन से हैं, कितने कोवर्कर्स हैं, एक डिपार्टमेंट में क्या क्या लोग काम करते हैं, उनके बारे में सारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम में बताया जाता है। और इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है, यहाँ पे कितने बजे आना, आपकी अटेंडेंस का सिस्टम क्या है, आपकी लीव रिकॉर्ड क्या है, आप लीव कैसे लेनी है, आपको सैलरी कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, अकाउंट ओपन करवाना है, कहाँ पे करवाना है, किस बैंक में होगा, सैलरी कब मिलेगी, उसके लिए आपको क्या कुछ करना है, क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, ये सारा ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम में बताया जाता है न्यू एम्प्लॉइज़ को। इसके अलावा इंट्रोडक्शन के बाद एम्प्लॉय को बताया जाता है कि आपकी जॉब ड्यूटीज़ क्या हैं, आपने करना क्या कुछ है, आपको हायर किया गया है तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम में ही आपकी जॉब ड्यूटीज़ भी आपको बता दी जाती हैं कि आपकी लोकेशन क्या है, आपने करना कहाँ पे है, आपका ऑफिस कहाँ पे है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है उसके 2-3 जगह पे ऑफिस हैं तो आपको अपनी जॉब लोकेशन बता दी जाएगी। अगर और जिस जगह पे है कि भाई आप हमारे यूनिट है एक इस जगह पे है, दूसरा एक सिटी के अंदर है, एक सिटी से बाहर है, एक इस सिटी के दूसरे कोने पे, तो वहाँ पे आपको जॉब लोकेशन, इसके अलावा अगर एक यूनिट है तो वहाँ पे आपका डिपार्टमेंट किस जगह पे है, वो गेट से एंटर होते हुए आपने राइट जाना, लेफ्ट जाना, सामने जाना है, वहाँ पे बिल्डिंग है। तो यानी कि आपको एग्जैक्ट आपकी जॉब लोकेशन के बारे में बताया जाएगा कि आपने इस जगह पे जाके रिपोर्ट करनी है। फिर उसके बाद आपको जॉब टास्क, आपको किस पर्पज़ के लिए हायर किया गया है, क्या आपने काम करने हैं,
तो जो जो टास्क आपसे रिक्वायर्ड है ऑर्गेनाइजेशन को, वो आप एक न्यू एम्प्लॉइज को बता दिए जाते हैं कि आपने ये टास्क, ये ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी है। जॉब सेफ्टी रिक्वायरमेंट भी बताई जाती है कि जॉब सेफ्टी रिक्वायरमेंट क्या है, किन चीज़ों को आपने ऑब्जर्व करना है और उन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अगर आप प्रोडक्शन में हैं तो वहाँ पे सेफ्टी रिक्वायरमेंट कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पे मशीनरी इन्वॉल्व है, इक्विपमेंट इन्वॉल्व है। इसके अलावा अदर जगह पे भी इक्विपमेंट इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे सेफ्टी रिक्वायरमेंट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है तो उससे कैसे बचना है, क्या सेफ्टी मेजर्स आपने फॉलो करने हैं। तो ये चीज़ें उस पर्टिकुलर जॉब के हवाले से और ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से भी, कि अगर खुदा ना खास्ता कहीं फायर का वो आग लग जाए तो अलार्म बजेगा, तो आपके सेफ्टी मेजर्स क्या होंगे, आपने क्या कैसे जाना है, किस साइड से निकलना है, कहाँ पे असेंबल होना है। ये सारी चीज़ें भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम में इन बताई जाती हैं न्यू एम्प्लॉइज़ को। ओवरव्यू ऑफ जॉब, कि वही जॉब का पूरा ओवरव्यू कि आपकी जॉब क्या है, ड्यूटीज क्या हैं, क्या क्या काम करना है, किसको रिपोर्ट करना है, आपके अंडर कौन होगा, आपका ऑफिस कहाँ पे होगा। ओवरव्यू ऑफ द कंप्लीट जॉब इन द, ये आपको ओरिएंटेशन प्रोग्राम में बताया। जॉब ऑब्जेक्टिव के आपके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, आपने ये ड्यूटीज करनी है और उनसे एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए, कि उसका आउटकम क्या होना चाहिए, दैट इज द जॉब ऑब्जेक्टिव। रिलेशनशिप टू द अदर जॉब, कि आप जिस पर्टिकुलर जॉब के लिए काम कर रहे हैं उसका अदर जॉब, जो अदर जॉब्स हैं या अदर डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ क्या रिलेशनशिप होगा। अगर आप एचआर एग्जेक्टिव हैं तो आपका मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन, उनके साथ क्या रिलेशन होगा, उनके साथ आप उनसे आपने क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है, कौन सी इन्फॉर्मेशन उनको आपने प्रोवाइड करनी है। ये सारा कुछ आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम में होगा। तो इंट्रोडक्शन और आपकी जॉब ड्यूटीज, और थर्ड है ऑर्गेनाइजेशनल इशू। ये ओरिएंटेशन का अभी हम बता रहे हैं कि ओरिएंटेशन में सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर आपकी जॉब ड्यूटीज, और अब ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज भी ओरिएंटेशन में बताए जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन इश्यूज में क्या क्या आ जाता है, हिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयर, के जो एम्प्लॉयर है यानी कि ऑर्गेनाइजेशन है, ये कब हुई, इसकी कंप्लीट हिस्ट्री, ये कब इस्टेब्लिश हुई, किसने की, कैसे इस्टेब्लिश हुई, स्टार्ट में ये क्या था, 1 यूनिट था, 10 यूनिट से, स्टार्ट में क्या बिजनेस था, उसके बाद बिजनेस डाइवर्सिफाई किया हमने, उन्होंने क्या एक्सपेंड किया। तो ये टोटल हिस्ट्री जो है एम्प्लॉयर की, वो बताई जाती है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर, के उस एम्प्लॉयर की ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वहाँ पे क्या हायरार्की बन रही है, एक सीईओ है, उसके बाद जनरल मैनेजर है, जनरल मैनेजर एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन है, उसके बाद मैनेजर है, उस मैनेजर के अंडर कितने लोग काम कर रहे हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स है। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन भी ओरिएंटेशन में बताई जाती है। नेम एंड टाइटल ऑफ की एग्जेक्टिव, जो की एग्जेक्टिव है उस ऑर्गेनाइजेशन के, उनके नाम और टाइटल बताए जाते हैं, कि ये बंदा जनरल मैनेजर एचआर है, फलां मिस्टर जो है वो जनरल मैनेजर मार्केटिंग है, मिसिस वो जनरल मैनेजर फाइनेंस है, ये हमारा सीईओ, उनका नाम ये है। यानी कि जो भी की एग्जेक्टिव्स हैं उनके टाइटल्स और उनके नेम, ये भी न्यू एम्प्लॉयज को बताए जाते हैं, ताकि दे विल बी फेमिलियराइज विद द ऑर्गेनाइजेशन, और उसके की एग्जेक्टिव्स का उन्हें पता हो कि उनका टाइटल क्या है और उनके नाम क्या है। एम्प्लॉयज टाइटल एंड डिपार्टमेंट, इसी तरह एम्प्लॉयज का जो जो एम्प्लॉय है उसका टाइटल्स क्या है, एक की एग्जेक्टिव, अदर एम्प्लॉयज के क्या टाइटल है और कौन कौन से डिपार्टमेंट है, कि एक तो की एग्जेक्टिव जनरल मैनेजर्स और सीईओ हैं, फिर उसके बाद मैनेजर्स और असिस्टेंट मैनेजर ये होंगे। हर डिपार्टमेंट में 4 असिस्टेंट मैनेजर हैं, 6 मैनेजर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं। तो ये चीज़ें भी उसमें ऑर्गेनाइजेशन इश्यूज में इंफॉर्म की जाएंगी। ले आउट ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज, फिजिकल फैसिलिटीज जो है वो कहाँ कहाँ पे है, कैंटीन कहाँ पे है, मस्जिद कहाँ पे है, अगर जिम है तो वो कहाँ पे है, अगर और कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो कहाँ पे है, बैंक कहाँ पे है, अकाउंट कहाँ पे ओपन होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट कहाँ पे है, जो भी फैसिलिटीज आपको, डिस्पेंसरी कहाँ पे है जहाँ से आपको ट्रीटमेंट लेनी है, तो ये उसका लेआउट प्लान भी दिया जाता है कि ये आप मेन गेट एंटर होंगे, इसके राइट साइड पे मॉस्क है, लेफ्ट साइड पे आपकी डिस्पेंसरी है, सामने आपकी कैंटीन है, इस साइड पे आप जिम है, इधर स्विमिंग पूल है। तो ले आउट ऑफ फिजिकल फैसिलिटी जो है वो भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद अलावा आप न्यू एम्प्लॉइज़ को प्रोबेशनरी पीरियड के बारे में बताएं। प्रोबेशनरी पीरियड ये होता है कि जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं तो कुछ पीरियड ऐसा रखा जाता है जिसमें आपको प्रोबेशन पे रखा जाता है, उसमें आपको ऑब्जर्व किया जाता है कि आपकी कारकर्दगी कैसी है, आप काम कैसा कर रहे हैं। उस प्रोबेशनरी पीरियड के बाद आप कंफर्म होते हैं। प्रोबेशनरी पीरियड में ये होता है कि आपको, अगर आपके काम नहीं है लेकिन आपका सुपरवाइजर आपसे काम से खुश नहीं है, तो वो विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न
आपको ऑर्गेनाइजेशन से फायर कर सकते हैं। लेकिन जब आप प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट कर लेते हैं तो आप परमानेंट हो जाते हैं, फिर आपको विदाउट रीज़न जो है वो ऑर्गेनाइजेशन फायर नहीं कर सकती। तो प्रोबेशन पीरियड जो है वो वेरी करता है, 1 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, मोस्टली जो है वो 6 मंथ से 2 ईयर तक का प्रोबेशनरी पीरियड ऑर्गेनाइजेशन में चलता है। इसमें आपकी कारकर्दगी वो चेक की जाती है कि आप कैसा काम कर रहे हैं। अगर आपका काम ठीक है तो फिर आपको परमानेंट जॉब ऑफर की जाती है कि नो यू आर कंफर्म एंड परमानेंट कंफर्म इन दिस सीट। ओवरव्यू ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, कि उसमें इसी ओरिएंटेशन प्रोग्राम में प्रोडक्शन प्रोसेस का मुकम्मल ओवरव्यू दिया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है, यहाँ पे क्या क्या काम होते हैं, प्रोडक्शन कैसे होती है, क्या चीज़ आती है, क्या, यानी कि पूरा प्रोसेस जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो न्यू एम्प्लॉय को इन्फॉर्म किया जाता है। कंपनी पॉलिसीज़ एंड रूल, कोई बात कि कंपनी की जो पॉलिसीज़ हैं और रूल्स हैं वो एम्प्लॉय को बताए जाते हैं कि हमारी पॉलिसी क्या है, हम किन किन पैरामीटर पे काम करते हैं, हमारे रूल्स क्या हैं। उसमें रूल्स में सारे आ जाते हैं, आपके लीव रूल आ जाते हैं, प्रमोशन रूल्स आ जाते हैं, सैलरी रूल्स आ जाते हैं कि लीव क्या, कितनी लीव्स अलाउ हैं, कौन कौन सी लीव हैं, कैजुअल लीव है, मेडिकल लीव है, कितनी लीव आप ले सकते हैं, उसका क्या क्राइटेरिया है, तो कौन उसको सेंक्शन करेगा। इसी तरह आपकी प्रमोशन क्या है, कितने अरसे बाद प्रमोशन है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी पॉलिसीज एंड रूल्स जो है वो एम्प्लॉय को बता दिए जाते हैं ताकि वो पहले दिन से फेमिलियराइज हो जाए कि अगर मैंने कोई सीट अचीव करनी है तो उसके लिए क्या कुछ करना है। डिसिप्लिनरी रेगुलेशन के, अगर एम्प्लॉई से कोई ऐसा मिस्टेक हो जाती है, कोई ब्लंडर हो जाता है तो उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन क्या हो सकते हैं, तो उसके रेगुलेशन क्या है कि अगर कोई ऐसा हो गया तो कौन बंदा इस पर एक्शन लेगा, वो किसे रिपोर्ट करेगा, सुपरवाइजर, मैनेजर, जनरल मैनेजर, उसके क्या, उसकी सज़ा क्या है, उस पर क्या क्या कुछ सज़ा मिल सकती है। तो दीज आर ऑल वेल डिफाइंड डिसिप्लिनरी रूल आल्सो इन्फॉर्म टू द न्यू एम्प्लॉय, कि उसे न्यू एम्प्लॉय को ये सारे डिसिप्लिन रेगुलेशंस और रूल्स बता दिए जाते हैं ताकि ही विल बी केयरफुल ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटीज। एम्प्लॉय हैंडबुक एक होती है, उसमें ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं कि एम्प्लॉय ने कैसे काम करना, उसके रूल्स रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एम्प्लॉय के हवाले से कि वो कैसे काम करेगा, उसको क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या लीव रूल्स क्या हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं। तो ये एम्प्लॉय हैंडबुक भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम में हैंड ओवर कर दी जाती है न्यू एम्प्लॉय को। सेफ्टी प्रोसीजर के, सेफ्टी को कैसे मेंटेन रखना है, कोई बात के वहाँ पे कैसे, अगर इक्विपमेंट पे काम करना है, मशीनरी पे काम करना है तो क्या सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, कैसे उसने काम करना है, कैसे उसने लेके रहना है। सो एम्प्लॉय बेनिफिट, अभी तक 3 चीज़ें हमने ओरिएंटेशन प्रोग्राम में जो एचआर करता है, इंट्रोडक्शन आ गया, उसके बाद ड्यूटीज़ आ गई, ऑर्गेनाइजेशन इशू, और उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट भी उन्हें एम्प्लॉयज़ को बताए जाते हैं कि उन्हें कौन कौन से बेनिफिट इस ऑर्गेनाइजेशन में मिलेंगे। ये भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम का हिस्सा है। उसमें क्या आ जाता है कि पे स्केल एंड पे डे, उसका पे स्केल क्या है, किस पे स्केल पे ऑर्गेनाइजेशन, बेसिक स्केल क्या हैं या उनके स्पेशल स्केल हैं, किस स्केल पे है, और हर स्केल की क्या क्या सैलरीज हैं और पे डेज है, पे कब मिलेगी, वीकली मिलेगी, 15 डेज के बाद मिलेगी, मंथली मिलेगी, और किस डेट को मिलेगी, 30th को मिलेगी, 25 को मिलेगी या 2 को मिलेगी। ये चीज़ें बेनिफिट्स का भी बताया जाता है ओरिएंटेशन में। वोकेशन आपको कितनी है, छुट्टियां कितनी है, कब कब मिलेंगी, कौन कौन एक लीव है, इसके अलावा आपको वोकेशन के लिए कब है, 15 दिन की छुट्टी मिल रही है कि आप अपनी फैमिली के साथ या खुद जाके कहीं सैर कर रहे हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन। रेस्ट ब्रेक कब है, आपका सुबह 8 बजे आपने रिपोर्ट करना है, 1 से 2 आपकी रेस्ट ब्रेक है, उसमें आपने खाना खाना है, अपनी नमाज अदा करनी है, ये टाइमिंग रेस्ट ब्रेक ये इन्फॉर्म किया जाता है। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन बेनिफिट्स, अगर आपको आपके लिए कौन कौन सी ट्रेनिंग अरेंजमेंट है, तो कौन कौन सी ट्रेनिंग आप कर सकते हैं, ये ट्रेनिंग आपको मिलेंगी, और इन ट्रेनिंग की बेस पे आपको क्या क्या बेनिफिट, अगर आप ये ट्रेनिंग कर लेंगे तो कौन कौन से बेनिफिट आपको ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करेगी। अगर आप अपनी एजुकेशन इन्हांस करते हैं, आपके पास एक डिग्री, आप नेक्स्ट हायर डिग्री हासिल करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे, ये भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम में इन्फॉर्म किए जाते हैं। इसके अलावा और न्यू एम्प्लॉय की जो है कि काउंसलिंग की क्या सिचुएशन है, कि उन्हें काउंसलिंग होगी कि अगर वो एक सीट पे है तो उनकी काउंसलिंग होगी कि वो
आगे उनका फ्यूचर प्लान क्या है, वो कैसे ग्रो कर सकते हैं, इसी फील्ड में आगे रहें या उनके लिए कोई अदर डिपार्टमेंट जो है वो ज़्यादा बेहतर है, तो ये काउंसलिंग भी फैसिलिटीज़ भी बताई जाती है कि ये फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं है। हाउसिंग फैसिलिटी, घर के जो आउट ऑफ द सिटी हैं या फैमिलीज हैं तो उनके लिए हाउसिंग फैसिलिटी क्या है, वो कैसे रहेंगे, कहाँ पे रहेंगे, उनके लिए रहाइश का क्या बंदोबस्त है, फ्लैट्स हैं, घर हैं, तो ये फैसिलिटी या उन्हें हाउस रेंट दिया जाएगा या हाउस रेक्विजिशन दी जाएगी कि वो अपना घर रेंट आउट कर लें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी आपको ओरिएंटेशन प्रोग्राम में एम्प्लॉइज को बता दी जाती हैं। इंश्योरेंस बेनिफिट की, अगर ऑर्गेनाइजेशन इंश्योरेंस करवाती है ऑर्गेनाइजेशन की, तो उस इंश्योरेंस के क्या क्या बेनिफिट है, उसमें क्या कुछ मिल सकता है आपको, हेल्थ फैसिलिटीज़ है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं, यानी कि जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी में बेनिफिट हैं वो भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम में एम्प्लॉय को बता दिए जाते हैं। रिटायरमेंट प्रोग्राम के, रिटायरमेंट किस एज पे होगी, किस एज में आप रिटायरमेंट ले सकते हैं, उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, फिर इसके बाद रिटायरमेंट पे आपको क्या क्या बेनिफिट है, आपको पेंशन क्या मिलेगी, ग्रेजुटी क्या मिलेगी, बेनोवलेंट फंड कितना मिलेगा, ये चीज़ें आपको रिटायरमेंट पे ये बेनिफिट हैं, वो सारे रिटायरमेंट प्रोग्राम वो सारा बताए, कितना अर्सा पहले आपने रिटायरमेंट के लिए अप्लाई करना है, किस एज में आप ले सकते हैं, कितनी सर्विस के बाद रिटायरमेंट ले सकते हैं, इतनी पेंशन मिलेगी, ये बेनिफिट होंगे, ये सारा कम्प्रीहेंसिव जो रिटायरमेंट प्लान है वो भी शेयर किया जाता है। एम्प्लॉय प्रोवाइडेड सर्विसेज फॉर एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉय को कौन कौन सी अदर सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है, जिसमें वो ऑर्गेनाइजेशन भी और उसके कुछ एम्प्लॉय भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को ये सर्विसेज मिलेंगी। रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम, यानी कि अगर आप कोई बीमार हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो उसका रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम क्या है कि आपको रिहेबिलिएट कैसे करना है कि ताकि आप दोबारा उसके लिए फेमिलियराइज हो जाएं उस और अपने काम को बेहतर तरीके से अंजाम दे सकें। सो बैलेंस फॉर न्यू एम्प्लॉय, न्यू एम्प्लॉय कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग से वो बढ़ाई जाती हैं, यानी कि ओरिएंटेशन में उन्हें जो भी उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं उन्हें बताया कि आप ये काम करना है, और उससे और अदर ट्रेनिंग देके उनकी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा दिया जाता है, और उससे उनकी जॉब डिमांड जो है वो बढ़ती है कि जॉब डिमांड क्या है कि वो प्रोडक्टिविटी उनकी ज़्यादा हो और एफिशिएंसी हो कि वो एफिशिएंटली अपना काम करें। तो ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग क्यों दी जाती है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन बढ़े और एफिशिएंसी लेवल एम्प्लॉइज का इंक्रीज हो जाए। तो ये दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए, ये ना हो कि एफिशिएंसी और प्रोडक्टिव ना हो लेकिन आप ट्रेनिंग उन्हें देते जाएं, या ट्रेनिंग ना हो लेकिन कहें कि प्रोडक्शन ज़्यादा करें, तो ये दोनों चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए। द हायरिंग प्रोसेस, सो अभी हमने सोशलाइजेशन प्रोसेस पढ़ा, एक दफ़ा हम फिर रिमाइंड करते हैं कि जो हायरिंग प्रोसेस क्या था, उसमें 3 चीज़ें हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और सोशलाइजेशन। रिक्रूटमेंट क्या है, टू अट्रैक्ट अ पूल ऑफ कैंडिडेट फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। सिलेक्शन क्या है कि उस जो पूल ऑफ एप्लीकेशन है उसमें से राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब जो है आपने सिलेक्ट कर लेना। और सोशलाइजेशन है जब आप राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसको ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज के साथ फेमिलियराइज करना ताकि वो अच्छे तरीके से काम कर सके, दिस इज द सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के बाद आपका आ जाता है ट्रेनिंग। ये आज हम थोड़ा सा ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का एक ओवरव्यू लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे फिर डिटेल से बात करेंगे। तो ट्रेनिंग क्या है, अ प्रोसेस वेयर बाय पीपल एक्वायर कैपेबिलिटीज टू एड इन द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यानी कि ये वो प्रोसेस है जहाँ पे जो एम्प्लॉय हैं वो अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाते हैं, वो चीज़ें सीखते हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को वो अचीव कर सके, यानी कि अपनी एबिलिटीज को इस लेवल तक बढ़ा लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जाए। ये ट्रेनिंग है। तो ट्रेनिंग इन्वॉल्व प्लान लर्निंग एक्टिविटीज डिजाइन टू इम्प्रूव एन एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस एट हिज और हर करंट जॉब। यानी कि ये एक प्लान लर्निंग एक्टिविटी है, यानी कि फुल प्लान करके साथ क्या चीज़ सीखनी है, कैसे है, ये क्यों किया जाता है, ताकि एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस जो है उस पर्टिकुलर जॉब जहाँ पे वो काम कर रहा है वहाँ पे बढ़ा दी जाए। ट्रेनिंग वो है जहाँ, यानी कि एक बंदा जिस फील्ड पे काम कर रहा है वहाँ पे उसकी कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए जो एक प्लान लर्निंग एक्टिविटीज है, दैट इज कॉल्ड ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग रेफर टू द मेथड यूज्ड टू गिव न्यू और प्रेजेंट एम्प्लॉइज द स्किल दे नीड टू परफॉर्म देयर जॉब। यानी कि एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो उन्हें स्किल्स चाहिए होती हैं, वो जो
जिस तरीके से वो सीखी जाती है, दैट इज कॉल्ड ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग इज एवरीथिंग, कि अगर ट्रेनिंग होगी तो वो ऑर्गेनाइजेशन कामयाब होगी, एम्प्लॉय कामयाब होगा, वो अच्छा काम कर सकेगा। अगर वहाँ पे ट्रेनिंग का कंसेप्ट नहीं है तो वो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। सो वी कैन से दैट ट्रेनिंग इज एवरीथिंग। नाउ कम टू द डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दो वर्ड यूज होते हैं। ट्रेनिंग तो बोल गया कि जो करंट पर्टिकुलर जॉब कर रहा है उसमें उसकी स्किल्स और एबिलिटीज को बढ़ाने के लिए जो वो प्लान लर्निंग एक्टिविटीज करता है, दैट इज अ ट्रेनिंग। और डेवलपमेंट है ऑल एफर्ट टू प्रोवाइड एम्प्लॉय विद द एबिलिटीज द ऑर्गेनाइजेशन विल नीड इन द फ्यूचर। यानी कि डेवलपमेंट क्या है कि वो एक्टिविटीज एम्प्लॉय को वो स्किल्स सिखाई जाए जो अभी तो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए शायद जरूरी ना हो, लेकिन इन फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत हो सकती है कि उस बंदे ने फ्यूचर में उससे ये काम लेने हैं, उसकी जो प्रमोशन है उसे इस सीट पे काम करेंगे, जो प्रमोशन हो जाएगी तो वो क्या क्या काम कर सकता है। तो फ्यूचर की नीड को मद्देनजर रखते हुए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम दिए जाते हैं उन जो शायद कि अभी पर्टिकुलर इसको काम करो उसकी जरूरत ना हो, दैट इज अ डेवलपमेंट, कि उन्हें किसी और सीट के लिए अगली सीट के लिए उस एम्प्लॉय को तैयार किया जा रहा है, दैट इज अ डेवलपमेंट। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ट्रेंड्स क्या है? स्किल रिक्वायरमेंट विल कंटिन्यू टू इंक्रीज। डेफिनेटली स्किल रिक्वायरमेंट जो है वो हमेशा विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ती रहती है, कि नई नई स्किल आ रही हैं तो उसके लिए न्यू ट्रेनिंग की जरूरत रहती है। वर्कफोर्स विल बिकम सिग्निफिकेंटली बेटर एजुकेटेड एंड मोर डाइवर्स, कि अगर वर्कफोर्स को ट्रेनिंग मिलती रहे तो वो ज़्यादा एजुकेटेड होंगे और उससे वो ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेंगे। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग रीशेप बिजनेसेस, जो रिस्ट्रक्चर हो रहा है इस वक्त, जैसे तेज़ी से चेंजेस आ रही हैं तो उससे उसने बिजनेस को टोटल चेंज कर दिया। जैसे अभी आप देख लें कि ये कोविड की वजह से एकदम सारे बिजनेस चेंज हो गए, ऑनलाइन पे आ गए, तो वहाँ पे अब ऑनलाइन प्रोसेस कैसे चलना उसकी ट्रेनिंग जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि इसने बिजनेस को टोटल चेंज कर दिया। टेक्नोलॉजी विल रेवोल्यूशनाइज सर्टन ट्रेनिंग डिलीवरी मेथड, कि न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं तो उन्हें भी आप ट्रेनिंग में यूज़ कर सकते हैं। उस टेक्नोलॉजी से वेल इक्विप करने के लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है, और ट्रेनिंग पे भी हम न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं ट्रेनिंग को देने के लिए। द रोल ऑफ ट्रेनिंग डिपार्टमेंट विल चेंज, कि ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का रोल पहले वो फिजिकल था, अब ऑनलाइन ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो सो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का रोल भी चेंज हो रहा है। मोर फ्लेक्सिबल कोर्सेज एंड स्पेसिफिकली एट परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, कि ट्रेनिंग डिपार्टमेंट को उन कोर्सेज पे ज़्यादा एम्फेसिस करना चाहिए जिससे और पर्टिकुलर एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है बेहतर हो, वो अच्छे तरीके से काम कर सके, जिसमें उसका क्या कहते हैं कि स्ट्रेस मैनेज कैसे होगा, अगर स्ट्रेस है वो कैसे मैनेज, ऐसी ट्रेनिंग हो कि वो अच्छा काम कर सके, अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सके, टाइम मैनेजमेंट कर सके। More firm will strive to become learning organization। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जो ऑलवेज जो है न्यू से न्यू टेक्नोलॉजीज और चीज़ें लर्न करती रहे, कभी भी वो कहे ना कि ये ना कहे कि हमने सब कुछ कर लिया, वो न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, वहाँ पे रेजिस्टेंस ना हो न्यू टेक्नोलॉजी की, न्यू लर्निंग स्किल्स की। तो वो बहुत सी अब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है, जो हर वक्त न्यू टेक्नोलॉजी न्यू सिस्टम को वेलकम करती हैं और उनके मुताबिक अपने प्रोसीजर्स को चेंज करती हैं। emphasis on human performance management will accelerate, कि ह्यूमन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को एक्सेलरेट करने पे इसको बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सके ताकि ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा तरक्की कर सके। सो दिस इज़ आवर टुडेज लेक्चर, होपफुली एवरीवन अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो यू कैन आस्क थ्रू व्हाट्सएप। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।